हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। क्लास 11th का हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक देखेंगे आज। और जिस टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सिंपल टॉपिक है, क्लास 11th के हिसाब से द फर्स्ट वन टू डील विद। इसमें कुछ खास बातें ऐसी हैं जो कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि आपको सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं और डेराइव यूनिट्स क्या होती हैं, क्योंकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का स्टार्टिंग ही यहाँ से होता है। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जिसको मेजर करने के लिए या जिसको आपको डिफाइन करने के लिए किसी और यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपकी लेंथ हो गई, लेंथ को डिफाइन करना है तो किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली रेजिस्टेंस हो गया या आपके लिए टाइम हो गया, ये सारी चीजें हैं जो बेसिक हैं, जो हमें याद रखनी है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स की अपनी अपनी एक ऐसा यूनिट बनाएंगे जो आपको पेज नंबर 1 पर, अगर हम स्टेट बोर्ड की बुक के हिसाब से चलें तो पेज नंबर 1 पर आपको 7 यूनिट्स के बारे में दिया हुआ है। लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें से पहली 4 तो आपने सुनी हुई है पहले से ही। लेंथ की मीटर होती है, मास की केजी होती है, टाइम की सेकंड है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द न्यू थिंग, दैट इज द यूनिट इज कैंडला। ठीक है। उसके बाद आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो यूनिट हम लोग आज तक यूज करते आए हैं, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल, वो अब यूज नहीं होगी। अब हम यूज करेंगे केल्विन। ओके। नेक्स्ट थिंग है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपने सुना ही है, वो मोल के बारे में हम लोग अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट को मैं बाहर से टच करते हुए आपको बता दूं कि नंबर ऑफ थिंग्स के लिए जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता था और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता था। मोल इज अ कंबाइंड यूनिट फॉर ऑल द थ्री। कंबाइंड यूनिट इन द सेंस कि 1 मोल अगर है तो नंबर ऑफ थिंग्स के हिसाब से एवोगैड्रो नंबर हो जाता है। ठीक है। वेट के हिसाब से मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। और तीसरा होता है कि अगर मैं लिक्विड के हिसाब से चलूं, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से, तो दैट विल बिकम 22.4 लीटर। तो इस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट इज अ कॉमन यूनिट फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ थिंग्स, देन नंबर ऑफ मतलब वेट, देन थर्ड वन इज द वॉल्यूम। तो इस तरीके से इसमें चलता है। जैसे 1 डजन में 12 होते हैं, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स हो गए, भले उसमें आयंस हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, व्हाटएवर। तो मोल कॉन्सेप्ट ये होता है। फिर आता है सेकंड, आता है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जिन यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए या मेजर करने के लिए हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया हो गया। एरिया को डिफाइन करने के लिए कोई अलग से यूनिट नहीं आएगी। एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो इस तरीके से इसमें 3 बार लेंथ यूज होगी, दैट इज आवर वॉल्यूम। तो इस तरीके की यूनिट जो होती है वो डिराइव्ड यूनिट्स है। एक और एग्जांपल लें अगर हम, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज अ फंडामेंटल और वॉल्यूम लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। तो इस तरीके से डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं जो काफी सारी यूनिट्स हो सकती हैं। फिर आती है सप्लीमेंट्री यूनिट। मतलब दुनिया में 3 ही टाइप की यूनिट्स हैं, एक फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड, तीसरा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में 2 है, एक होता है प्लेन एंगल एंड सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आपको पता है डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय आर। ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी प्लेन एंगल को। प्लेन एंगल कैसा होता है? ये दिस इज द प्लेन एंगल। ये अगर मुझे निकालना हो, मैं क्या करता हूं, दिस इज डी एस एंड दिस वन इज आर। ठीक, इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली दिस इज द प्लेन एंगल और इसको मेजर किया जाता है प्लेन एंगल को स्टर्डी रेडियन। प्लेन एंगल कभी भी होगा तो इट विल बी मेजर्ड इन रेडियन। ये आपको ध्यान में रखना। एकदम सिंपल डिंपल, कुछ भी ऐसी रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है इसके अंदर। सेकंड हम आते हैं सॉलिड एंगल। यही चीज जो 2 डायमेंशनल है, अगर मैं 3 डायमेंशनल ले लूं, मतलब यहां पर अगर मैं एरिया कंसिडर कर रहा हूं, तो दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए इसका फॉर्मूला भी अलग होगा, इसका सिंबल भी अलग है।
ये ओम जैसा इसका सिंबल होता है, तो यहाँ पे डी एरिया ले लेता हूँ। तो ये एक फर्क है। यहाँ पे मैंने जैसे आर्क लिया था, यहाँ पे मैं पूरा एरिया ले रहा हूँ, एरिया अपॉन आर्क। इस तरीके से मैं सॉलिड एंगल कैलकुलेट करता हूँ। सॉलिड एंगल की भी यूनिट होती है जिसको हम लोग स्टर्डियन बोलते हैं। तो स्टर्डियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल एंड रेडियन इज द यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल। तो सिंपल स्ट्रेट है, कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस ऐसी चीज नहीं है। दूसरा है, जब ऐसा यूनिट फिक्स की गई, तो ऐसा यूनिट में क्या होता था कि सिस्टम इंटरनेशनल ये यूनिट बनाएगी, तो हर चीज को डिफाइन किया गया। आप यूनिट्स लिखेंगे कैसे, कैपिटल लेटर होगा कि स्मॉल लेटर होगा, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए। तो सिंपल रूल्स के हिसाब से चले हम लोग। तो मैं आपको रूल्स को एकदम सिंपल वे में बता दूं, आप अपने वर्ड्स में लिख पाए, ठीक है। तो कुछ ही रूल्स है, ज्यादा कुछ नहीं है, 7-8 रूल्स हैं इसके। तो फर्स्ट रूल को अगर हम पकड़ें तो हर यूनिट को हम लोग सिंबल में लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। मतलब आपको न्यूटन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एन लिख दीजिए, जूल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जे लिख। ये हमारा फर्स्ट है कि वी कैन यूज द सिंबल। फर्स्ट थिंग, सिंबल यूज करना है, ठीक है। सेकंड हम लोग आते हैं, अगर इसमें उसने फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। अगर लेटर स्मॉल से ही पूरा अगर आपको नाम लिखना है, मान लो 5 न्यूटन, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट परमिसिबल, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी, जब भी आपको जो भी बड़े इंसान के नाम पर है तो स्मॉल लेटर से चलेगा, ठीक है। इसी के अंदर अगर मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, इफ वी आर यूजिंग द सिंबल, तो मैं 5 न्यूटन कैपिटल वर्ड यूज करूंगा एंड नॉट दिस 5 एन, ठीक है। ये यूज नहीं करना है, ये यूज करना है। सिंपल स्ट्रेट आपको ध्यान में रखना है। थर्ड रूल पर आते हैं हम लोग, सिंबल्स फॉर द यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग लिखते हैं न्यूटन, न्यूटन्स नहीं लिखना है। 5 न्यूटन इज करेक्ट बट 5 न्यूटन्स इज नॉट करेक्ट। तो ये सब मैं नॉट करेक्ट वाले ले रहा हूँ, ये सब करेक्ट वाले हैं। तो आपको उसी से ही ध्यान में आ जाएगा कि प्लूरल शुड नॉट बी रिटन विद एस, इसको ही सिंगुलर प्लूरल एक ही चलता है। अनदर यूनिट अगर हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटी न्यूमरेटर शुड बी रिटन इन 1 रेशियो। मतलब ऐसा तो लिख सकते हैं हम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक ही रेशियो में होना चाहिए। ऐसा ना हो मीटर पर सेकंड, ये नहीं पॉसिबल। एक रेशियो होगा तो चलेगा, जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी एक यूनिट होती है, तो एक ही फ्रैक्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक रूल है इंपॉर्टेंट। फिफ्थ रूल पर हम लोग आए तो यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी न्यूमरेटर शुड बी रिटन इन 1 रेशियो, और कोई भी फुल स्टॉप्स वगैरह नहीं होगी। हाँ, ये एक चीज याद रखो, नो फुल स्टॉप्स। जैसे फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन, ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा है 5 न्यूटन, दिस इज रॉन्ग, नो फुल स्टॉप्स आर अलाउड। ये एक चीज है जो सिंपल सी चीज है, जो कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। 6 रूल अगर हम देखें कि कॉम्बिनेशन अगर है तो किस तरीके से लिखना। अच्छा, कॉम्बिनेशन इज एक्सप्रेस ओनली इन द सिंबल, कोई पूरी क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा लिखा गया है जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। पहली बात तो यही पॉसिबल नहीं है, जूल पर केजी पर केल्विन नहीं लिख सकते हम ये लिख सकते हैं जूल पर केजी केल्विन, ओके। लेकिन इसी चीज को अगर आप कहेंगे कि ऐसे लिख दो कि जूल पर केजी केल्विन, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं तो नाम लिख रहे हो, कहीं सिंबल लिख रहे हो। सिंबल लिखना है तो कंप्लीटली सिंबल ही लिखना है, ठीक है। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 में आप देखोगे अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। 1 माइक्रोमीटर या 1 मिलीमीटर, इस टाइप का आपको यूज करना पॉसिबल है। इसके अलावा आप कोई भी तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे। 1 नैनो सेकेंड समझ लो,
माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, ये ध्यान में रखना है। और आगे मीटर, मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻³ मीटर, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। शायद इसी नैनो वर्ड से ही हमारी जो कार होती है, जो बहुत बड़ी मेरे पास कार है नैनो, उसका नाम भी शायद इसी से ही पड़ा होगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। नैनो इज अ स्मॉल थिंग, तो रेज़ टू पावर्स लिखी जाती हैं। लास्ट है हाइफन वगैरह, कोई भी ये नहीं लगाना है। स्लैश फ्लैश जो हम लोग लगाते हैं सिर्फ वो ही यूज कर सकते हैं, बीच में डैश वगैरह नहीं लगाना है। स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू। मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर हम लोग हाइफन लगा सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे नहीं लिख सकते MS, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्पेस देनी पड़ेगी बीच में, क्योंकि अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये माइक्रो सेकंड हो जाएगा, मीटर सेकंड नहीं कहलाएगा। बीच में आपको स्पेस इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये हैं कुछ रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, 7-8 रूल्स हैं, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस वाली चीज़ इसमें नहीं है। उसके अलावा हम लोग आते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ में, क्योंकि वही सबसे मेन है कि बहुत बड़ी बड़ी लेंथ, आप खुद भी हैरान होते होंगे कि कैसे नापा गया होगा अर्थ का डायमीटर या सन का डायमीटर या डिस्टेंस फ्रॉम सन टू स्टार्स, कैसे पॉसिबल है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम इंची टेप लेके गए हों और उधर से नाप के आ गए हों, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक पैरेलैक्स मेथड यूज किया जाता है। पैरेलैक्स मेथड के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं कि किस तरीके से आपको ये मिलेगा लेंथ या ब्रेथ या विड्थ, अगर आपको निकालनी है किसी भी प्लैनेट वगैरह की, तो कैसे निकालोगे आप। एकदम सिंपल वे में अगर आप देखो तो ये जैसे कोई एक प्लैनेट है, या मान लीजिए सन है, इसका आपको डायमीटर निकालना। अब यहाँ पर हो, दिस इज द अर्थ, अब अर्थ पर हो यहाँ पर, तो कैसे नापोगे। तो हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस इन द सेंस कि ये एक पॉइंट देखते हैं कि क्या एंगल, फिर ये देखते हैं तो ये एंगल हमें मिल जाता है, दिस इज थीटा, ठीक है। उसके अलावा अगर मुझे ये मिल गया है दिस इज द डिस्टेंस, तो मुझे ये चीज फाइंड हो जाएगी। मान लो ये ए है, तो मुझे ए फाइंड करना है, तो ये असल में है क्या, इस एंगल के हिसाब से देखोगे तो अगर मुझे ये चीज फाइंड करनी है, इसको समझ लो हम डी फॉर द डायमीटर, अगर मुझे ये निकालना है और ये है डिस्टेंस, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। एकदम सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू स्मॉल d इज इक्वल टू थीटा इंटू बड़ा टी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये चीज मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर बैठ के एक एंगल देखते हैं एक कोने का, फिर उसके बाद वहां से दूसरे कोने का एंगल देखते हैं, और ये डिस्टेंस अगर मुझे मालूम है तो दिस इंटू दिस करूंगा, मतलब जो भी एंगल मेजर हुआ उसको d से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आई विल गेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, या जो भी चीज का मैं मेजर कर रहा हूँ। इस मेथड को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। ये मेथड का ध्यान रखिए, पैरेलैक्स मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेजरिंग द लेंथ और द डायमीटर्स और द डिस्टेंस वगैरह वगैरह। इसको एक और तरीका भी होता है कि अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट पर, और यहाँ पर हूँ मैं अर्थ पर, तो अर्थ पे मैं 2 पॉइंट्स के थ्रू अलग अलग पॉइंट से इसका ये एंगल मेजर करता हूँ। ओके, ये एंगल अगर मुझे मिल जाए तो उसके बाद ये वाला डिस्टेंस तो मुझे नो नहीं होता है, यही वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ उल्टे तरीके से, तो मुझे ये डी मिल जाएगा। ये अगर मुझे पता है और ये डी थीटा है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी को रिवर्स कर दूंगा, ये स्मॉल डी अपॉन द थीटा। इस तरीके से पैरेलैक्स मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द एनी अदर थिंग, और टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये एक सिंपल तरीका है जिस तरीके से हम लोग करते हैं। अब हम आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। ये चैप्टर पूरा इसी के ऊपर टिका हुआ है कि डायमेंशन एनालिसिस क्या चीज होगी। कभी भी आपको याद रखना है कि 3 ही क्वांटिटीज फंडामेंटल हैं, लेंथ, मास और टाइम, जिसके बेस पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए m, L और T, ये 3 चीजें लगती हैं। M फॉर मास, L फॉर लेंथ एंड T फॉर टाइम। अब कोई भी चीज मेरे को अगर बतानी है, मान लीजिए मेरे को बताना है एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ,
तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिस चीज को आपको फाइंड करना है उसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 2 टाइम्स लेंथ। अब 2 टाइम्स लेंथ है, इसका मतलब क्या होगा कि m का तो कोई रोल नहीं है, m 0, l 2, t 0, क्योंकि टाइम का भी कोई रोल नहीं। इसी चीज को हम आगे बढ़ाएं तो मान लो अगर मेरे को निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी का कैसे निकालना? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? m0, डिस्प्लेसमेंट इज l1 और t ऊपर आएगा तो माइनस, ये चीज आपको याद रखनी। तो L-t-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर था 1 लिख दिया, टाइम नीचे था -1 लिख दिया। इस तरीके से हम लोग इस गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। मान लो मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मुझे वेलोसिटी का पता है, इसको टाइम से डिवाइड कर दो। पहले मैं वेलोसिटी लिखता हूँ, L-t-1 डिवाइड बाय टाइम। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L-t-2। सिंपल। तो इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन का निकाला। मान लो इसके बाद मुझे और बिल्टअप करना है और मुझे निकालना है फोर्स का। फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास मुझे मालूम है m होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? L-t-2, L-t-2 लिख दिया और मास 1। सो दिस इज द फोर्स। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। मैं एक बार और बता दूं, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 2 टाइम्स लेंथ आ रही है, ना मास का रोल है ना टाइम का। मास 0, टाइम 0, लेंथ 2। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस l1, टाइम नीचे था इसलिए ऊपर गया तो माइनस m0। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज L-t-1 और टाइम क्या था? t। ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस। इस तरीके से सिंपल से है। एक और अगर मैं देखूं वॉल्यूम, वॉल्यूम में 3 बार लेंथ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि L3, T0 और M0। इस तरीके से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस बहुत सिंपल है। फोर्स निकाला है तो हम प्रेशर भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए बस। अगर मुझे फोर्स, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का अगर मुझे मालूम है ML-t-2, एरिया क्या होता है? L²। ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ML, यहाँ 1 है या 2 है? 1 - 2 इज -1। एकदम सिंपल, कुछ भी ज्यादा रॉकेट साइंस जैसी चीज करने की जरूरत ही नहीं। तो फोर्स है, प्रेशर है, ऐसे इंपल्स होता है, इंपल्स फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला ये है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं। ML-t, टाइम से मल्टीप्लाई किया मतलब मेरी एक पावर कम। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आपको, बहुत ही सिंपल है डायमेंशन एनालिसिस। इसके क्वेश्चन करके देखो, इससे हम लोग कई चीजें फाइंड कर सकते हैं। जो इक्वेशन हमने बचपन में पढ़ी है, देखो v = u + at, s = ut + half-at², इन सबको भी हम इजिली इस्टेब्लिश करने के लिए ये रूल लगाते हैं। फिर 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम, ये कहाँ से आई ये चीज? ये भी डायमेंशनल एनालिसिस की ही थी। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। हम एक बार और इसको, इस चैप्टर को रैप अप करेंगे, तो इसको रिवाइज कीजिए। 8087479204। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कॉल और मैसेज।